अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर रज़िया। आज के दूसरे लेक्चर में बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का ये दूसरा लेक्चर है जिसमें मुझे आपको परफॉर्मा बताना है। परफॉर्मा में फिर मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगी और जो दो रूल मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट बताए थे कि व्हेन बैंक इंक्रीज शुड बी डेबिटेड एंड व्हेन बैंक डिक्रीज शुड बी क्रेडिटेड। तो उन दो रूल्स को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी और आप लोगों को इंशाल्लाह बड़ी अच्छे से समझ आएगी कि आप लोग BRS के क्वेश्चंस को इजीली कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले परफॉर्मा बना लेते हैं। परफॉर्मा के लिए आपको सबसे ऊपर जो स्टेटमेंट में लिखना पड़ता है वो बैंक कस्टमर का नाम लिखना पड़ता है। जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हो मिस्टर ABC है कोई, तो उसकी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम बनाना चाहें तो ये मिस्टर ABC होगा और उसके नीचे हम जो स्टेटमेंट बना रहे होते हैं हमने उसका हवाला देना होता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, और उसके नीचे डेट मेंशन की जाती है एज ऑन 31 दिसंबर या जिस भी लास्ट डेट पे मंथ की डेट है या ईयर की डेट है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप एज पर द पीरियड ऑफ लिख लें कि नहीं पता कि वो मंथली बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, ईयरली बना रहे हैं, वीकली है, कैसे है। तो आप इसको एज पर द पीरियड भी लिख सकते हैं। एज पर द पीरियड ऑफ जो भी डेट मेंशन होगी क्वेश्चन में वो आपने इस तरह लिख देनी है, डेट भी और ईयर भी। और उसके नीचे परफॉर्मा में जो टेबल बनेगा वो कैसे बनेगा, वो इस तरह से बनेगा। लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं क्योंकि मैं सारा काम हाथ से कर रही हूँ, तो इस वजह से ज़रा देख लीजिए। टेबल फॉर्म में आपने ये कॉलम बनाने हैं। तो बड़ा आसान सा टेबल है, जैसे आप जनरल जर्नल का टेबल बनाते हैं, डेट डिटेल डेबिट इन रुपीज एंड क्रेडिट इन रुपीज का कॉलम बनाते हैं। तो कॉलम की शेप भी वही होगी, टेबल की शेप भी वही होगी, लेकिन बस सब टाइटल जो होता है हर कॉलम का वो थोड़ा चेंज होगा। यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा जाएगा आपका, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं आप, डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं, और यहाँ पे जो भी इफेक्ट आप स्टेटमेंट का रखते होंगे वो लिखा जाएगा, डेबिट और क्रेडिट। यानी कि जो हर स्टेटमेंट का जो भी इफेक्ट होगा, अगर डेबिट होगा तो यहाँ पे डेबिट लिख के यहाँ अमाउंट लिखी जाएगी, यानी कि यहाँ अमाउंट लिखी जाएगी इन रुपीज। अगर आपका रुपीज में क्वेश्चन है तो रुपीज में लिख सकते हैं, डॉलर में है तो जो भी करेंसी मेंशन की जाएगी वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अभी मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है तो मैं वो क्वेश्चन आपको सॉल्व कर देती हूँ। मैं स्टेटमेंट पढ़ती जाऊंगी और आप लोगों को पता चलता जाएगा इंशाल्लाह कि ये किस तरह से क्वेश्चन किया जा रहा है। तो उसमें फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो आई के साथ है, तो आई इसका सीरियल नंबर में लिख देती हूँ। नेक्स्ट लिखा है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, तो मैं स्टेटमेंट भी यही लिखूंगी, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, तो मैंने जैसे पिछले लेक्चर में बताया था कि बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक का जो इफेक्ट है वो डेबिट इफेक्ट रखता है, क्योंकि नॉर्मल बैलेंस हमेशा कैश बुक का डेबिट इफेक्ट के साथ होता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट थी, मैंने स्टेटमेंट लिख के तो उसका इफेक्ट डेबिट मेंशन कर दिया और अमाउंट उसकी मेंशनड है 47,020 रुपीज, 47,020 रुपीज। तो आपने यहाँ पे अमाउंट के खाने में वो अमाउंट लिख दी, दैट्स इट। अब दूसरा हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो कह रहे हैं चेक्स फॉर ₹6,000 डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन, इनके कलेक्शन के लिए 6,000 के चेक डिपॉजिट करवाए गए बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, लेकिन बैंक ने क्रेडिट नहीं किए प्रायर टू 31 दिसंबर 2005। तो 2005 की 31 दिसंबर तक तो बैंक ने वो डिपॉजिट नहीं किए, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 31 दिसंबर की डेट होगी 2005 की। ठीक है, तो आप 31 दिसंबर का बना रहे हैं BRS। तो वो कह रहे हैं कि आपने कुछ चेक्स भेजे थे बैंक के पास, तो वो उन्होंने अभी तक क्रेडिट नहीं किए, आपके अकाउंट में डिपॉजिट नहीं किए। तो इस तरह की स्टेटमेंट को आप अनक्रेडिटेड चेक्स कहते हैं, यानी कि ऐसे चेक्स क्या हैं, अनक्रेडिटेड चेक्स हैं।
ठीक है। और मैंने बताया था कि जब आप चेक अपने अकाउंट में भेजते हैं जमा करवाने के लिए, तो आप तो मतलब अपने इफेक्ट जो भी कैश बुक में करते हैं वो हो गए, लेकिन अब ऐसा है कि बैंक ने आपके अकाउंट में जमा नहीं किए, तो आपके अकाउंट में अगर जमा नहीं हुए तो उसकी वजह से आपका अकाउंट कम रह गया। तो जब आपका बैंक अकाउंट डिक्रीज करता है तो आप उसको क्रेडिट का इफेक्ट दे सकते हैं। वैसे तो रूल्स ये याद करवाए जाते हैं, टीचर्स याद करवा देते हैं जी अनक्रेडिटेड चेक्स क्रेडिट होते हैं, अनप्रेजेंटेड चेक्स डेबिट होते हैं, लेकिन उसके पीछे का इफेक्ट क्या है? वो इफेक्ट ये होता है कि अनक्रेडिटेड चेक्स यानी कि ऐसे चेक्स जो कि आपके अकाउंट में जमा करवाने के लिए आपने भेजे थे वो जमा नहीं हुए, तो अब ऐसा है कि आपका अकाउंट कम रह गया और कम रहने की वजह से आपका अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा और अमाउंट है 6000 की। ठीक है, तो अब आपके पास इस तरह से आपने इसको करना है। अब होता ये है कि अकाउंटिंग में दो डिफरेंट साइंस यानी कि डेबिट और क्रेडिट, डिफरेंट साइन है तो माइनस किए जाते हैं, अगर सेम साइन होंगे तो प्लस किए जाएंगे। जैसे अलजेब्रा में रूल है माइनस माइनस आपने सेम साइन के वो प्लस करना और साइन भी वही देना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपके पास एक डेबिट है और दूसरा क्रेडिट है, तो डेबिट में से क्रेडिट माइनस कर दिया जाएगा और नीचे इफेक्ट वो वाला दिया जाएगा जो बड़ी अमाउंट के साथ हो। यहाँ बड़ी अमाउंट 47,000 है और उसका इफेक्ट है डेबिट, वो मैंने नीचे कर दिया। ठीक है, और 47 में से 6 माइनस किए तो 41,020 रुपीज। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है बैलेंस। ठीक है, अब हमारे पास तीसरी स्टेटमेंट जो है वो ये है कि चेक्स अमाउंटिंग टू 8,000 वर इशूड। कहते 8,000 के चेक्स जो थे वो इशू किए गए थे 28 दिसंबर को, लेकिन उसमें से 6,000 के 31 दिसंबर तक इन कैश हो गए। तो ये स्टेटमेंट थोड़ी समझने वाली है, इसलिए कि 28 दिसंबर को आप 8,000 के चेक इशू कर रहे हो और 31 दिसंबर तक 6,000 के वो कैश हो रहे हैं। तो जो कैश नहीं हुए हमने बात वो करनी है जो आपने काम कर दिया बैंक ने नहीं किया, या बैंक ने जो एक्शन परफॉर्म कर दिया और आपने नहीं किया। तो ये हुआ ऐसे कि आपने तो 8,000 के चेक दे दिए जिसमें से 6 के परफॉर्म हो गए, प्रेजेंट हो गए, अभी 2,000 के अनप्रेजेंटेड है तो आपने अनप्रेजेंटेड लेने हैं। तो यहाँ पे लिखा जाएगा अनप्रेजेंटेड चेक्स, और अनप्रेजेंटेड चेक का इफेक्ट डेबिट होता है। वो क्यों? क्योंकि कुछ जो चेक आपने भेजे थे वो अभी तक आपके अकाउंट में से विड्रॉ नहीं करवाए गए और आपका अकाउंट कम नहीं हुआ, यानी कि कम नहीं हुआ तो इंक्रीज ही है, तो वो इफेक्ट डेबिट के साथ चला जाएगा। और 2,000 के चेक अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए, तो आपने क्या करना है, डेबिट और डेबिट सेम साइन जो है वो आपके प्लस हो जाएंगे और साइन नीचे डेबिट के आ जाएगा, डेबिट 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 के प्लस की जाएंगे। 41 में 2,000 जमा किए तो 43,020 रुपीज आपका पास इफेक्ट वो आंसर आ गया, अमाउंट आ गई। ठीक है, और ये इसको भी बैलेंस कहा जाएगा। ठीक है, अब उसके साथ नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो 4 की ट्रांजैक्शन है और वो है अ रॉन्ग डेबिट ऑफ 800 अपीयर्ड इन द पासबुक। और रॉन्ग डेबिट अपीयर्ड इन द पासबुक, पासबुक वाले बैंक वाले जब आपका अकाउंट डेबिट करते हैं तो इसका मतलब है आपके अकाउंट से कुछ ना कुछ अमाउंट कट की गई है, काटी गई है, किसी ना किसी हवाले से चार्जेस काटे गए हैं, यानी कि आपका अकाउंट डेबिट किया जाता है बैंक वालों की तरफ से तो वो कम होता है। जब कम होगा अकाउंट, व्हेन बैंक डिक्रीजेस शुड बी क्रेडिटिंग। तो आपको ये तो रूल याद हो गया होगा, तो इस वजह से आपका अकाउंट अगर कम हुआ तो क्रेडिट किया जाएगा। तो यहाँ पे आप यही स्टेटमेंट लिख सकते हो, रॉन्ग डेबिट बाय बैंक। तो क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि उसने आपका अकाउंट गलती से कम कर दिया, चाहे गलती से किया या वैसे किया, लेकिन अकाउंट कम हो गया तो इसका मतलब है क्रेडिट किया जाएगा और 800 रुपया। ठीक है, और यहाँ पे आंसर आ गया आपका डेबिट में से क्रेडिट माइनस किया जाएगा और बड़ी वैल्यू हमारे पास यही है। अब हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर आंसर, $42,000 जी बिल्कुल 42,220 रुपीज इसका आंसर आ जाता है और इसको भी आपने बैलेंस के साथ मेंशन कर देना। अब नेक्स्ट वन है बैंक चार्जेस। बैंक ने अपने चार्जेस काटे हैं तो बैंक चार्जेस लेगा तो आपका अकाउंट कम होगा और बैंक
अकाउंट कम होगा तो आपने अकाउंट को क्रेडिट करना है, यानी कि 20 रुपीज से आपका अकाउंट फिर से कम हो रहा है और यहाँ पर आ जाएगा 42,200 रुपीज और नीचे डेबिट इफेक्ट के साथ आएगा। ये आपका बैलेंस हो गया। ये आपकी 5th ट्रांजैक्शन की। द लास्ट वन वो कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट collected by the bank but not yet recorded in the cash book। कहते हैं इंटरेस्ट आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई थी, इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट मिला है जो कि बैंक ने कलेक्ट किया और उसने आपके अकाउंट में जमा भी कर दिया है, लेकिन आपने अभी तक उसको रिकॉर्ड नहीं किया। रिकॉर्ड नहीं किया तो अभी कर सकते हैं आप। मेरे पास जगह कम रहेगी, अब मुझे नेक्स्ट पेज यूज करना है, लेकिन मैं ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से इसको लिख सकते हैं आप। और ये जाहिर सी बात है आपके अकाउंट में पैसे जमा किए गए हैं, जमा करने से आपका अकाउंट ज्यादा हुआ तो ज्यादा होने पे आपने अपने अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है। तो 2000 आपका जमा कर दिया गया, तो 42,000 में 2000 जमा किया तो 44,200 रुपीज। तो ये यहाँ पर आपकी ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब इसको जो नेक्स्ट लास्ट वन चीज है वो ये है, मैं छोटा सा यहाँ पे टेबल बना देती हूँ ताकि आप लोगों को मैं बता दूं कि होना क्या है। ठीक है, तो ये है, आपने जस्ट एक लास्ट वन इफेक्ट देना है। आपने इस पर जो लास्ट वन इफेक्ट देना है वो क्या है, वो ये है कि लास्ट पे जो भी आपका बैलेंस आएगा, यानी कि आपने सारी ट्रांजैक्शंस पूरी कर दी, सारी स्टेटमेंट्स लिख दी और आपका आंसर आ गया, तो आपने इसको जस्ट एक क्या करना है, उल्टा करना है। इसको कहा जाता है कि जाहिर सी बात है जो स्टार्ट में क्वेश्चन में आपको बैलेंस दिया जाता है, जो भी बैलेंस होगा, अगर बैलेंस एज पर पासबुक होगा तो आपने आंसर में उसको कैश बुक करना है, लेकिन यहाँ पर बैलेंस था एज पर कैश बुक। अब आपने जो आंसर आया है उस बैलेंस को कन्वर्ट करना है पासबुक के बैलेंस के साथ। वो कैसे करेंगे, आप यहाँ पर जस्ट लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, और यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट, तो पासबुक का बैलेंस क्रेडिट होता है, या फिर आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ पर बैलेंस डेबिट आया है तो उल्टा करके इसको आपने क्रेडिट कर देना है और आंसर है 44,200 रुपीज। दैट्स इट। यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्लोज हो जाता है। यहाँ पर आपने डबल लाइनिंग करके बताना होता है कि हाँ हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। तो ये हमारा क्वेश्चन, एक्चुअली ये लाइंस लगाई जाएंगी यहाँ पर लास्ट पे, वो मैंने गलती से वहां पे लगा दिया, तो आप वहां से इसको क्रॉस करके यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन क्लोज हो गया है। मेरा पेज छोटा था, मुझे पेज पे पूरा क्वेश्चन ही है तो मैंने नेक्स्ट मेंशन कर दिया। अब आप इसको इस तरह से देख सकती हैं। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन होगा, यानी कि आप अपने पूरे पेज पे ये क्वेश्चन करेंगे। ये कॉलम आपका डेबिट क्रेडिट इफेक्ट के साथ, ये अमाउंट के साथ होगा, ये लास्ट पे लिखा जाएगा बैलेंस एज पर द पासबुक। ये आपका क्वेश्चन हुआ। अब आप हर क्वेश्चन को इसी तरीके से स्टेटमेंट को पढ़ के इंक्रीज और डिक्रीज इफेक्ट के साथ आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी समझ आई होगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए, नेक्स्ट वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि आप तक हमारी वीडियोस बर वक्त पहुंचे। थैंक यू सो मच।